हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 1 के पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। हम लोग बीकॉम पार्ट 1 के पेपर 1 को देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके पहले क्वेश्चन को, जो कि क्या है एमसीक्यूज है, ट्रू और फॉल्स है ना। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्या इसमें से सिर्फ हम लोग ट्रू फॉल्स ही नहीं बल्कि हम लोग ये देखेंगे ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बिल्कुल सही। प्रिंसिपल अकाउंटिंग आप देखेंगे जो ये 11th क्लास का भी टॉपिक था, अभी तो खैर ये बीकॉम पार्ट 1 का टॉपिक है। 11th क्लास में एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें 14 या 16 टोटल 15 प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जैसे कि एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं या कन्वेंशन बोलिए, अजम्पशन बोलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट या ये जो कन्वेंशन या अजम्पशंस है, ये सभी करते हैं। इनका मोटो क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब हम कभी भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट होगा, जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस होगा, वो कैसा होगा, वो आपका रिलायबल होगा, रेलेवेंट होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा या कंपेरेबल होगा। मतलब उसमें जो फीचर होता है, क्वालिटेटिव जो फीचर होते हैं, वो सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हेल्प से बनाते हैं तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, ये उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही एक कॉन्सेप्ट है, यानी उनमें से वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है कौन, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, दो पहलुओं में रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, इसलिए इसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट। तो बिल्कुल सही है कि बैलेंस शीट जो आपका है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इवन आपका ये बैलेंस शीट जो कि क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो ये बैलेंस शीट बनता कैसे है, तो आपके जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग पीएल एंड तब जाके आता है फाइनल बैलेंस शीट। तो ये जर्नल है, लेजर, ये सारे के सारे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि बैलेंस शीट किस पर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब आते हैं तीसरा, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट आर नॉट द सेम। ठीक है, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट सेम नहीं होते हैं। ये रेवेन्यू रिसीट होते क्या है, रिसीट का मतलब होता है पैसा आना, है ना। तो अब रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो रेकरिंग नेचर का, जहाँ से बार बार पैसा आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स, हम लोग जैसे बेचते हैं, जैसे गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स बेचते हैं तो वहाँ से पैसा आता है। तो पैसा चूंकि बार बार आता है, मतलब रेगुलर है, रेकरिंग नेचर का है, इसीलिए वो कौन हो गया, रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, लेकिन कैपिटल जो होता है ये उससे अंतर है। कैपिटल रिसीट कैसा आता है, जो कभी कभी आता हो, जैसे कि हम अपना पुराना फर्नीचर था वो बेच दिए, वहाँ से पैसा आया, या फिर हम कोई इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिए, वहाँ से पैसा आया। तो वो सब जो पैसा आ रहा है, उस सब पैसा या लोन लिए, ये सब जो पैसा आ रहा है, ये भी रिसीट हुआ, ये भी रिसीट। लेकिन ये चूंकि बार बार रेकरिंग नेचर का, इसलिए रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, और ये कभी कभी होता है इसलिए कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो कह रहा है दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सही, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। रेवेन्यू रिसीट को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, और कैपिटल रिसीट को कहाँ दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं डी की, इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड। कह रहा है पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बिल्कुल सही। सॉरी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप की लायबिलिटी, इवन पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जेएचएफ में जो करता होते हैं उनका, इन सभी का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। लिमिटेड जिसका होता है कंपनी हो गया, कंपनी जो कि प्राइवेट पब्लिक या ऑफिस, इनकी जो लायबिलिटी वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अच्छा, ये लिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड का मतलब हुआ कि लिमिटेड का मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टनर, जैसे फर्म में कोई पूंजी दे रहा है या कोई कैपिटल दे रहा है, तो अगर फर्म डिसोल्यूशन के केस में आ जाए, मतलब जब फर्म डिसॉल्व होने लगे या फर्म का डिसोल्यूशन होने लगे या डूबने लगे, तो जो लायबिलिटी का जो भुगतान है, तो जो पार्टनर लिमिटेड होंगे, ठीक है, लिमिटेड मतलब उनकी पूंजी उतनी तक लिमिटेड, अगर वो 2 लाख रुपए के लायबल है तो वो 2 लाख तक ही देंगे, उसके बाद वो पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर आप अपने लायबिलिटी को फर्म के एसेट्स से अगर नहीं चुका पाएँ, तो आपको अपना पर्सनल एसेट्स बेच के भी फर्म की टोटल लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इसीलिए पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी लिमिटेड होती है कंपनी की लिमिटेड। अगर यहाँ कंपनी लिखा होता तो सही होता।
अब बात करते हैं मिनिमम रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स रेंट, ये रॉयल्टी चैप्टर से है। बिल्कुल सही, मिनिमम रेंट को हम फिक्स रेंट भी बोलते हैं, डेड रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम रेंट होता क्या है, ये रॉयल्टी में आप पढ़े होंगे कि होता क्या है, जैसे ये एक पेन, जैसे सपोज ये कोई जैसे बुक है, किसी ऑथर से हम बुक पब्लिश करवाते हैं तो उनको पर बुक हम कुछ रॉयल्टी देते हैं, ठीक है। जैसे पर बुक हम उनको मान लिया 100 रुपीज़ देते हैं, लेकिन एक मंथली फिक्स भी होता है कि हम उनको पर मंथ या पर ईयर इतना रुपया फिक्स देंगे। इससे कम होगा तो जैसे मान लीजिए हम उनको बोले कि हम 5,000 तो मिनिमम आपको देंगे, 5 से कम होगा तो 5 देंगे, 5 से ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा वाला है वो देंगे, यानी रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी 5 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देंगे, 5 से कम होगा तो 5 देंगे। ये जो फिक्स कर दिए रेंट को, कितना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट बोलते हैं, या फिक्स रेंट बोलते हैं, या डेड रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी है। फिर आते हैं हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हैज़ नो डिफरेंस, ठीक है। गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है ना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों में हैज़ डिफरेंस, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हायर परचेज सिस्टम क्या हुआ, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, एक तरह से EMI समझिए। अब ये तो 100% EMI है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे पेमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं होता ना, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो एसेट का जो ऑनरशिप है वो अभी भी किसके पास होता है, सेलर के पास होता है, बायर के पास नहीं होता है। लेकिन इस केस में देखा जाए तो ऑनरशिप फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले ही दिन से किसके पास होता है, ऑनरशिप बायर के पास चला जाता है, ठीक है। यानी अगर हायर परचेज सिस्टम में कोई जो बायर है, अगर वो डिफॉल्ट होता है, मतलब अगर वो पैसा नहीं देता है, तो ये क्या कर सकता है, ये उसके वस्तु को उठा के अपने घर ले आ सकता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, सीज कर सकता है उसको, ठीक है, जब्त कर सकता है उसके सामान को, ठीक है, उठा के ला सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, इसमें वो डेट के लिए केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए कह रहा है कि यहाँ डिफरेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन करता है डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये गलत है। फिर आते हैं एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ लॉस टू द इंस्टॉलमेंट। कह रहा है इंस्टॉलमेंट मतलब वह व्यक्ति जिनकी एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज़्यादा हो, या ऐसा बोले कि जिनके पास अपने लायबिलिटी को चुकाने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, तो वैसे फर्म या वैसे व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो अब बताइए, एक तो वो पहले से इंसॉल्वेंट है, उसमें भी क्या हुआ, लायबिलिटी और बढ़ गया, तो अगर लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो एक और लॉस हो जाएगा। यानी पहले से उनके पास लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, उस पर से एक और लायबिलिटी बढ़ गया, मान लीजिए कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो उनके लिए फिर क्या हुआ, फिर से वो लॉस ही हुआ। हाँ, अगर यहाँ लायबिलिटी डिक्रीज लिखा होता ना तो फिर गलत होता, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज लॉस नहीं, बल्कि लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो वो इंस्टॉलमेंट वाले के लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये सही है कि लायबिलिटी का बढ़ना एक लॉस है इंस्टॉलमेंट के लिए। अब आते हैं ब्रांच, ये ब्रांच चैप्टर से पूछा गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट प्राइस। कह रहा है ब्रांच जो हम बनाते हैं, ब्रांच स्टॉक, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को हम इनवाइस प्राइस पे भी बनाते हैं। IP इनवाइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग यानी प्रॉफिट, यानी उस पर जो कि IP पे भी बनाते हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं कॉस्ट पे, ये गलत है। फिर आते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये एक चैप्टर है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है, पार्ट 1 की बुक में सबसे लास्ट वाली साइड में है। तो सेल्फ बैलेंसिंग डू नॉट फॉलो द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री, गलत है ना, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम यानी कि डेबिट क्रेडिट को फॉलो, डबल एंट्री यही डुअल एस्पेक्ट है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक ही बात है। तो कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम को हम सेल्फ बैलेंस में फॉलो नहीं करते, गलत है, क्योंकि हम ऐसा नहीं होता, हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, वहाँ नहीं होता। देखिए यहाँ का, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हुआ जब किसी ट्रांजेक्शन्स को किसी एक भाग में लिखा जाता हो, जैसे जब कोई बिजनेसमैन लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की कमी से, या फिर मान लीजिए कि या फिर नहीं उतना छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस नहीं है, उतना वो ज़्यादा लीगलिटी नहीं है, या उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या करता है ना, आधा अधूरा हिसाब रखता है, इन द सेंस कि वो कैश अकाउंट रखता है, लेकिन सॉरी डेटर अकाउंट रखता है, कस्टमर का अकाउंट रखता है, लेकिन कैश नहीं रखता, ठीक है, खर्चा का रखता है या इनकम का नहीं रखता, तो मतलब आधा अधूरा, सेल का रखता है, परचेस का नहीं, परचेस का रखता है, सेल का नहीं रखता, तो इन द सेंस आधा अधूरा अकाउंट रखता है, तो हम उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। चूंकि वो जैसे हम सेल किए, मान लीजिए जैसे सेल करते हैं तो जनरल क्या मानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब कैश में डेबिट, सेल में क्रेडिट। लेकिन ऐसे जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कैश में डेबिट करके छोड़ देते हैं, सेल के लेजर रखती नहीं, इसलिए उनको ऐसे सिस्टम को सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो अब बताइए, ये जो सिंगल एंट्री है इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि आप कैश में डेबिट किए हैं, सेल में क्रेडिट नहीं किया, तो ये अधूरा हो गया।
पूरा कब होता जब आप डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, डबल एंट्री करते हैं, यानी कि कैश का भी रखते हैं और ये सेल का भी रखते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर में सिंगल, हम लोग डबल सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम वाले का जब हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम उसको पहले डबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका बीकॉम पार्ट 2 का सॉरी बीकॉम पार्ट 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपका ऑनर्स पेपर 1 है, ऑनर्स का पहला पेपर है, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन 1 का ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। फिर इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जो प्रैक्टिस बीएनएम के अंदर पूछे गए 2020 में जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 में जो आएगा, इसके लिए फिर हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।